हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी और प्रोफेशन करने की हमें फ्रीडम है तो फ्रीडम क्या एब्सोल्यूट है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो रेस्ट्रिक्शंस मनमाने हैं, युक्तियुक्त है या रीज़नेबल है। फिर हमने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है, कैसे लगाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इमेज ऑफ जस्टिस, व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ जस्टिस, बेंच एंड बार। व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ जस्टिस में बेंच और बार आएंगे। बेंच में जजेस इन द इमेज ऑफ जस्टिस है और बार में एक्ट, प्लीड एंड ड्रेस ऑफ एडवोकेट है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको ये यूनिट 1 में आती हैं और आपको इसमें 5 या 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या कई बार शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर्स में भी आपको ये आता है। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसा कि आपको पहले से पता है। तो इस सब्जेक्ट को में कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं आपकी रेगुलर हमेशा पूछी जाती हैं और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछने के लिए ही नहीं, इवन कोर्ट में भी आपको इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए कि कल को अगर आपसे कोई छोटी छोटी चीज़ें पूछे और आपको उनकी बेसिक नॉलेज ही ना हो। तो आज ये टॉपिक है इमेजेस एंड व्हील्स ऑफ चैरियट्स ऑफ जस्टिस। इमेज ऑफ जस्टिस, इमेज ऑफ जस्टिस मीन्स वो कौन सी चीज़ें हैं जो जस्टिस को डिपिक्ट करती हैं, जस्टिस को सिंबलाइज करती है। वो कौन सी इमेजेस हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है कोर्ट रूम में। रूम तो रूम की तरह होता है, चेयर टेबल होती है, एक मेन उस पर जहाँ पर जज साहब बैठते हैं उनकी टेबल हो गई, चेयर हो गई। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हमें ये पता पड़ता है कि ये इमेज जस्टिस की इमेज है। तो इमेज ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आते हैं ब्लाइंड फोल्डनेस यानी आंखों पर पट्टी, स्वॉर्ड इन वन हैंड ऑफ द गॉडेस मतलब जो न्याय की देवी है उसके एक हाथ में तलवार, बैलेंस विद लिफ्टेड स्केल्स यानी एक हाथ में जो तराजू होता है, और इन टोटलिटी व्हाट डज द गॉडेस ऑफ जस्टिस कम्युनिकेट थ्रू इमेज यानी न्याय की देवी जो उसकी देवी, न्याय की देवी के रूप में जो एक इमेज है वो उसके थ्रू क्या कम्युनिकेट करती है, क्या बात कहना चाहती हैं या क्या बात हमें समझ आती है उनको देख करके। ये चारों चीज़ें हम आज इस इमेज ऑफ जस्टिस में पढ़ेंगे। तो इमेज ऑफ जस्टिस के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लाइंड फोल्डेडनेस। तो ब्लाइंड फोल्डेडनेस यानी आँखों पर पट्टी। अब इसके लिए जो कुछ ज्यूरिस्ट्स के जो व्यूज़ थे वो यहाँ बताए गए हैं। जैसे शुरू करते हैं तो द एलिगरी ऑफ जस्टिस डिपिक्ट ब्लाइंड फोल्ड विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड लिफ्टेड स्केल्स इन अनदर। एलिगरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी, न्याय की इमेज जो है, न्याय की इमेज डिपिक्ट करती है ब्लाइंड फोल्ड विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड मतलब डिपिक्ट करती है, दिखाती है या देखते हैं हम ऐसे कि उनकी आंखों पर पट्टी है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में तराजू है। अब इस चीज़ को लॉर्ड डेनिंग ने कैसे समझाया है। लॉर्ड डेनिंग कहते हैं जस्टिस इज़ पेंटेड ब्लाइंड, जस्टिस इज़ पेंटेड ब्लाइंड so as to signify she is impartial and without prejudice। तो जस्टिस को पेंट किया गया है ब्लाइंड यानी उनको नहीं दिखता हुआ पेंट किया गया है ताकि वो ये सिग्निफाई कर सके कि वो इम्पार्शल है, वो विदाउट प्रेजुडिस है। उनको उनके वो जो भी बात बोलेंगे उसमें पीछे ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई पूर्व धारणा है कि क्या चीज़ हुई थी क्या नहीं हुई थी। वो अनबायस्ड है, किसी के प्रति ज़्यादा किसी के प्रति कम ऐसा कोई उनका उस न्याय की देवी की मूर्ति का कोई भाव नहीं है। एंड सिग्निफाइज इनोसेंस टू यानी वो इनोसेंस को सिग्निफाई करती हैं।
जैसे एक भोला बच्चा होता है जिससे जो सही लग रहा है बस वो बोलता है, उसको नहीं पता उसके बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बोलने से क्या परिणाम होगा, लेकिन जो सही है वो उसको बोलता है। तो जज की कुर्सी पर जज के जो डेजिग्नेशन है न्याय की देवी के समतुल्य बताया गया है, और ये माना गया है कि जैसे न्याय की देवी न्याय करेगी वैसे ही जज भी उसी मूर्ति के समतुल्य हैं और वो भी इसी तरह से न्याय करेंगे। और इसके लिए उनका आँखों पर पट्टी या आँखों का पट्टी इज़ जस्ट अ सिम्बलाइजिंग स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जज को बिठाते हैं तो आँखों पे पट्टी बांध देते हैं उनके, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सिग्निफाई करता है, डिनोट करता है कि उस मूर्ति की आँख पर पट्टी इसलिए होती है कि ये बता सके कि वो इम्पार्शल है, विदाउट प्रेजुडिस है, अनबायस्ड है और इनोसेंट है, ऐसा लॉर्ड टेनिंग ने कहा। इसी तरह से जस्टिस एग्नेस हेलर ने कहा या रीज़न दिया इसके पीछे, जो आंखों पर पट्टी होती है उसके पीछे रीज़न दिया कि शी शुड नॉट सी हुज एक्ट्स आर वेड, यानी उनको ये नहीं दिखना चाहिए, जो न्याय कर रहे हैं उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि तराजू में कौन आ रहा है, तराजू में कौन तुल रहा है, तो तराजू में किसके कर्म तुल रहे हैं या किसने क्या किया है जो तुला जा रहा है। उनको बिल्कुल इम्पार्शल होकर के और इम्पर्सनल होकर के निर्णय देना चाहिए। जो जस्टिस हैं उनको बिल्कुल इम्पार्शल और इम्पर्सनल होकर निर्णय देना चाहिए। आंखों पर पट्टी होगी तो उनको ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन तराजू में है कौन नहीं है, जो सही लग रहा है उनके इनर इंस्टिंक्ट में। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इस पूरे जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें आता है इनर इंस्टिंक्ट प्लेज अ ग्रेट रोल। तो इनर इंस्टिंक्ट में उनको जो सही लग रहा है वो उसके हिसाब से निर्णय दे। लेकिन जोनस वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड में कहा गया कि शी शुड हैव क्लियर इमेज so that she can see which way the truth lies, and the same dynamic concept was explained in Chapel of Arena, that image shouldn't be blindfolded, her eyes look forward। तो जोनस वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड में भी यही कहा गया, और चैपल ऑफ अरीना जो एक डायनेमिक कंसेप्ट इसी डायनेमिक कंसेप्ट को और फर्दर एक्सप्लेन करती है, एक्सटेंड करती है, यही कह कर कि आँखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इन दो के कंसेप्ट में यही है कि आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। जोनस वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड क्यों कहता है? ताकि सच कहाँ पर किस ओर जा रहा है वो देख सके, सच किस ओर जा रहा है और झूठ किस ओर जा रहा है वो देख सके, क्लियर विजन हो, क्लियर इमेज हो। जैसा कि ये कहा गया है कि उनकी आंखों के सामने क्लियर इमेज हो कि सच किधर जा रहा है और झूठ किधर जा रहा है, इसको देखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। और यही डायनेमिक कंसेप्ट कौन एक्सप्लेन करता है? चैपल ऑफ अरीना में भी एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंखों पर पट्टी नहीं होना डिपेक्ट करता है कि वो आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में बढ़ रहा है, इनटू दी फ्यूचर, लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दी फ्यूचर, इसीलिए आँख पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं ज़हीरा हबीबुल्ला एच शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 में ये कहा गया कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस के लिए एलेगरी शुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, यानी जो न्याय की प्रतिमा है, न्याय की देवी है, उनको उनकी आंखों पर पट्टी होनी चाहिए ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को रोका जा सके या न्याय का पतन ना हो। न्याय के पतन को रोकने के लिए कहा गया कि आंखों पर पट्टी होनी ज़रूरी है। किस केस में? ज़हीरा हबीबुल्ला एच शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये कहा गया। तो ब्लाइंड फोल्डेडनेस अब आपको समझ आ गई होगी कि जस्टिस एग्नेस हेलर और चैपल ऑफ अरीना में क्या कहा गया है। जोनस वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड और चैपल ऑफ अरीना दोनों सेम व्यूज़ रखते हैं, और वहीं ज़हीर हबीबुल्ला केस में वापस ये चीज़ आती है कि नहीं, ब्लाइंड फोल्डेड होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है स्वॉर्ड इन वन हैंड ऑफ गॉडेस। क्या आपको पता है कि एक हाथ में तलवार का क्या अर्थ होता है? तो स्वॉर्ड इन वन हैंड ऑफ गॉडेस का मतलब होता है, इट डिनोट्स, द स्वॉर्ड इज द सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी दैट इज पनिशमेंट बाय विच जस्टिस इज डन। तो स्टेट अथॉरिटी, स्वॉर्ड इज अ सिंबल सिंबलाइजिंग पनिशमेंट। तो स्वॉर्ड इज अ सिंबल सिंबलाइजिंग पनिशमेंट, और इस पनिशमेंट को सिंबलाइज करने के लिए स्वॉर्ड हाथ में रखिए कि ये स्टेट अथॉरिटी है। स्टेट के पास वो अथॉरिटी है कि जिसके द्वारा पनिशमेंट दी जा सकती है और जस्टिस किया जा सकता है। और इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच एंश्योर्स एनफोर्स द जजमेंट, विच एंश्योर्स एंड एनफोर्स द जजमेंट। तो ये स्टेट अथॉरिटी है जो ये स्टेट अथॉरिटी है जो पनिशमेंट देती है और जजमेंट को एनफोर्स करती है, जजमेंट को लागू करती है। और इस तरह से उसके डर से वो डर दिखाने के लिए उसके हाथ में तलवार दी गई है कि स्टेट के पास वो अथॉरिटी है। नेक्स्ट आता है बैलेंस विद लिफ्टेड स्केल्स, हाथों में तुला। तुला को यहाँ स्केल्स कहा गया है। और बैलेंस होना, जहाँ जैसे ही बैलेंस होता है वहीं पे निर्णय निकलता है। यानी कि जब तक बैलेंस नहीं है, डगमग डगमग हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सच ऊपर कभी झूठ नीचे, कभी झूठ ऊपर, तो ये जब तक बैलेंस नहीं होता है निर्णय नहीं आता है सामने। लेकिन जब सच और झूठ सामने बैलेंस में आते हैं तब निर्णय होता है, क्योंकि निर्णय क्या है? प्रोडक्ट है। दिस बैलेंस एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी। ये जो बैलेंस है इट एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी, क्योंकि जब कोई चीज़ इम्पार्शियल होगी तभी वो बैलेंस में आएगी। जब कोई चीज़ इम्पार्शियल होगी तो ही, जैसे ये तुला होती है, ये तुला है, तो अब जब ये बैलेंस में होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इम्पार्शियल है, मतलब कि इसमें दोनों जो वेज हैं वो बराबर हैं। अगर ये दोनों वे बराबर नहीं है तो यानी ये बड़ा है या ये छोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए निर्णय नहीं आएगा। तो जिस वक्त ये बैलेंस में होंगे उस वक्त निर्णय आएगा। तो This balance ensures impartiality as justice is the product of the process of balancing, क्योंकि justice जो है वो product है किसका? प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग का। और जैसे ही प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग होती है, फिनिश होती है, उसी वक्त निर्णय सामने आता है। दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। और ये बैलेंसिंग किस चीज़ की होती है? कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स की होती है। जहाँ पर विचारों में मतभेद होता है वहीं पर कोई भी क्राइम गठित होता है, अब वो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। तो जहाँ पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होएगा वहाँ पर क्राइम गठित होएगा, और जहाँ बैलेंस हो जाएगा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में, वहीं पर जस्टिस का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। यानी जब इनमें और इसमें बैलेंस होएगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा? जस्टिस। और जब इसमें बैलेंस नहीं रहा तो प्रोडक्ट जस्टिस के रूप में नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग बैलेंसिंग द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स विद द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। conflicting interests with greatest satisfaction and minimum wastage and conflicting। यानी जो conflicting interest है, ये conflicting interest हुआ और इनमें बैलेंस बिठाना किस चीज़ में है कि यहाँ greatest satisfaction हो और minimum wastage हो किसका? conflict का। मिनिमम वेस्टेज कॉन्फ्लिक्ट का हो और ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन हो और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स में बैलेंस बन जाए। तो जहाँ पर विचारों में मतभेद आएगा तो विचारों में मतभेद कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुख की अनुभूति हो, इसी को बैलेंस कहते हैं। और यही सोशल इंजीनियरिंग है बैलेंसिंग की। तो अब आपको समझ आया? इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग बैलेंसिंग the conflicting interests, balancing the conflicting interests with greatest satisfaction and minimum wastage and conflict। तो ये बैलेंस विद लिफ्टेड स्केल्स का अर्थ ये हुआ कि
तुला में जब समतुल्य होंगे, तब जब समतुल्य होंगे तो जस्टिस निकल के आएगा। अब जो भी हमने पढ़ा है ऊपर, उसका समराइज्ड फॉर्म आपको ये यहाँ इसमें मिलेगा कि व्हाट डज द गॉडेस ऑफ जस्टिस कम्युनिकेट थ्रू इमेज इन टोटैलिटी। हम अगर इसको यूँ कहें तो ये कह सकते हैं कि इन टोटैलिटी जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, व्हाट डज इट डिपिक्ट्स, तो उसका आंसर ये होगा। The image of the goddess of justice is the constant reminder of the righteousness। तो ये जो इमेज होती है गॉडेस ऑफ जस्टिस की, जो इमेज है ये कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह होती है। किसके कांस्टेंट रिमाइंडर? सही पाथ की, सही पथ की, सही पाथ की, राइट पाथ की कांस्टेंट रिमाइंडर होती है, विच इज़ डिज़ायर्ड ऑफ बोथ द लॉयर्स एंड द जजेस, जो कि दोनों लॉयर्स और जजेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉयर्स एंड जजेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पाथ ऑफ राइटसनेस, और उसका कांस्टेंट रिमाइंडर कौन हुआ? गॉडेस ऑफ जस्टिस। उसकी कांस्टेंट रिमाइंडर है गॉडेस ऑफ जस्टिस, विच इज़ डिज़ायर्ड फॉर बोथ द लॉयर्स एंड द जजेस एज वर्शिपर ऑफ गॉड। क्योंकि हमारा जो समाज है वो हम मान के चलते हैं कि वी आर गॉड फियर ह्यूमंस, हम भगवान से डरते हैं। एक सुप्रीम पावर है जिसको कि हम पूजते हैं और भगवान से डरते हैं। सो वी आर वर्शिपर्स ऑफ गॉड। तो वो कहता है क्योंकि हम वर्शिपर ऑफ गॉड हैं, इसलिए हमें सही गलत का कांस्टेंट रिमाइंडर हमारे साथ होनी चाहिए, जो कि गॉडेस ऑफ जस्टिस है। इसीलिए जब हम उस पद पर बैठते हैं तो हमें ये कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना चाहिए कोर्ट रूम में उस पद पर बैठने की गरिमा को मेंटेन करते हुए चलें कि हम कभी कोई गलत निर्णय ना दें। वो साथ में ये भी कहते हैं कि जो हम पूजा करते हैं तो दिन भर की पूजा में कुछ घंटे अगर हम पूजा में बिताते हैं तो बाकी वक्त हमें ये ध्यान में रख के बिताने चाहिए कि हमारे द्वारा कोई इनजस्टिस ना हो जाए, क्योंकि एक इनजस्टिस हमारे न जाने कौन से कितने कर्मों को बांध देता है, और एक नज़रअंदाजी, एक भूल हमारे जीवन की उस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर सकती है। तो हमें इसीलिए कहा गया है जो डिसीजन देने के जिनके पास पावर है उनको, जजेस के लिए, कि एक बेगुनाह को छोड़ना आसान है, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा देना बहुत गलत निर्णय की तरफ इंगित करता है। वहीं पर एक गुनहगार को छोड़ देने में उतनी तकलीफ़ नहीं है जितनी कि एक बेगुनाह को सज़ा हो जाए। तो इसके लिए हमें जस्टिस को बहुत फ़िल्टर करके, बहुत डिस्क्रिशन के साथ, बहुत इनर इंस्टिंक्ट के साथ और पाथ ऑफ राइटसनेस के साथ में चल कर के ही हम ऐसे डिसीजंस को या ऐसी नेचुरल या ऐसे निर्णय को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गॉडेस ऑफ जस्टिस की मूर्ति हमारे पास हमेशा उस रूम में होती है जो हमें इस ओर आगे चलने के लिए प्रेरित करती है। तो अभी हमने ये पढ़ा, इन टोटैलिटी ये पढ़ लिया हमने कि व्हाट डज द गॉडेस ऑफ जस्टिस कम्युनिकेट थ्रू इमेज, और इसी के साथ हमने ये 3 इमेजेस पढ़ी हैं कि बैलेंस विद लिफ्टेड स्केल्स, स्वॉर्ड इन वन हैंड ऑफ गॉडेस एंड ब्लाइंड फोल्डेडनेस। तो ये जो 3 इमेजेस प्लस व्हाट डज दिस गॉडेस ऑफ जस्टिस डिनोट्स, ये मिलकर के आपकी इमेज ऑफ जस्टिस को डिस्क्राइब करती हैं, जो कि आपका टॉपिक है, इमेज ऑफ जस्टिस। blindfoldedness, sword in one hand of the goddess, balance with lifted scales. And finally the last question, which is the summary of above 3 questions, what does the goddess of justice communicate through image? Now let's move on to wheels of chariots of justice. तो wheels of chariots of justice में 2 चीज़ें हैं आपकी, bench and the other is bar.
व्हील्स ऑफ चैरियट्स ऑफ जस्टिस मीन्स वो गाड़ी, वो न्याय की गाड़ी, उसके पहिए। तो न्याय की गाड़ी के पहिए, कोई भी गाड़ी बिना पहियों के नहीं चल सकती है, तो किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पहिए चाहिए। तो इस न्याय की गाड़ी को, इस न्याय की गाड़ी को चलाने के लिए जो पहिए हैं वो कौन है? बेंच एंड बार। ये दो पहिए ऐसे हैं जिस पर ये न्याय की गाड़ी चलती है। ये न्याय की गाड़ी है, जस्टिस की गाड़ी है, जो कि बेंच और बार के पहियों पर चलती है। अब ये बेंच और बार क्या होता है? तो बेंच और बार के लिए हम जो इसको समझेंगे उसके लिए, बेंच एंड बार आर टू व्हील्स ऑफ द चैरियट्स ऑफ जस्टिस। इट मेंट द सीट ऑक्यूपाइड बाय जजेस इन कोर्ट। तो बेंच मीन्स द सीट ऑक्यूपाइड बाय जजेस इन द कोर्ट, सीट ऑक्यूपाइड बाय जजेस इन द कोर्ट, इसको हम बेंच कहते हैं। तो अब ये जजेस जिस जगह पे जो उनका पद स्थान होता है उसको बेंच कहते हैं। इट इंक्लूड्स कोर्ट इटसेल्फ, इट मीन दी कोर्ट इटसेल्फ, वो कोर्ट इटसेल्फ या बॉडी ऑफ जजेस या एग्रीगेट ऑफ जजेस, द कोर्ट इटसेल्फ और द बॉडी ऑफ जजेस, ये सब मिलकर के बेंच बनाते हैं। तो बेंच वो स्थान है या वो पहिया है चैरियट ऑफ जस्टिस का, जहाँ पर कि बॉडी ऑफ जजेस होती है, एग्रीगेट ऑफ जजेस होते हैं, या कोर्ट इटसेल्फ होता है, या बॉडी ऑफ जजेस कलेक्टिवली एंड ऑल्सो द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक, तो इनको जो अक्यूमुलेटिव जिस भी तरह से जिस रूप में भी होते हैं, ये उस रूप में जो सिग्निफाई करती है जो सीट, उसको बेंच कहा जाता है। और बेंच बेसिकली जब भी यूज़ होगा तो वो हमेशा न्याय से संबंधित होगा, जिसको कि हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बेंच क्या होती हैं, नेचर ऑफ बेंच क्या होती है, बेंच बार रिलेशनशिप क्या होती है, और इसका स्कोप क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब बेंच में आती हैं कुछ चीज़ें जो कि जजेस, क्योंकि जज इसको हेड करते हैं या जज इसको स्थान ग्रहण करते हैं, तो जजेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने की हैं। जजेस इन द इमेज ऑफ जस्टिस, यानी कि जजेस को अपनी जो जस्टिस की इमेज है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो जगह है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि एक निर्णय उनका कितने ही जीवन में बैलेंस ला देगा, और एक निर्णय से उनके कितने ही जीवन में खलबली भी मच सकती है। तो सही को सही और गलत को गलत जस्टिफाई करके, अपने इनर इंस्टिंक्ट को सुन करके, डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए इमेज ऑफ जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, जस्टिस शुड इम्बाइब फेयरनेस, या जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जजमेंट ऐसे होने चाहिए जो कि इम्पार्शल हो, फेयर हो, अनबायस्ड हो, और इसके साथ ही जो कि नॉट प्रेजुडिस्ड हो। तो डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिनमें कि कोई धारणा नहीं है किसी के बारे में, जहाँ पर कोई किसी के सही गलत या कोई एक पहले से लेकर के नहीं चल रहे हैं कि हाँ हमें तो बायस होकर के चलना है, अनबायस्ड होकर के चल रहे हैं, इम्पार्शल होकर चल रहे हैं कि नहीं ये तो जो भी केस आया है ये पुअर से रिलेटेड है, तो जो गरीब होते हैं वो तो हमेशा ये चीज़ में गलत, या वो हमेशा सफ़रर्स ही होते हैं, और ये जो दूसरी पार्टी है यही कहीं ना कहीं जो है विक्टिम है, या यही कहीं ना कहीं गलत करा है। तो ऐसा किसी भी तरह की कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई पूर्व धारणा ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर डिसीजन होना चाहिए, इनोसेंट डिसीजन होना चाहिए। फिर है जजेस टू बी अबव सस्पिशन, यानी कभी भी जजेस को जो है संदेह के घेरे में आकर के कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। जो निर्णय है वो हमेशा क्लियर, बिल्कुल क्लियर इमेज की तरह हो, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन होना चाहिए, और जितना क्रिस्टल क्लियर डिसीजन होगा उतनी ही
जितना क्रिस्टल क्लियर डिसीजन होगा उतना ही जो है उनकी अपनी ऑफ कोर्स क्रेडिबिलिटी तो बढ़ती है। इसके अलावा हर मन से आवाज़ निकलती कि हाँ बिल्कुल सही निर्णय हुआ है। लेकिन वहीं अगर संदेह के घेरे में आकर के कोई निर्णय किया गया है तो ना तो बैलेंस बनेगा, और जो न्याय की मूर्ति सिंबलाइज करती है, जो इमेज ऑफ जस्टिस है, वो भी अपना रूप खो देगी। इसीलिए हमेशा जो जजमेंट है जजेस द्वारा दिया गया वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ड्रेस ऑफ जज, वो ब्लैक कलर के गाउन जजेस के लिए सिंबलाइज किए गए हैं। ब्लैक कलर का अर्थ ये होता है कि ब्लैक कलर विच हैज़ नथिंग टू कंसील, मतलब वो ऑलरेडी ब्लैक है उसके पास, और ब्लैक कलर ऑफ द गाउन होता है जिसमें कि पॉकेट्स नहीं होती हैं। इट इज़ सिंपली अ गाउन विच इज़ वॉर्न बाय द जजेस। तो इट हैज़ नथिंग टू कंसील एंड नथिंग टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो उसमें कोई रखने की जगह नहीं होती, कोई छुपाने की जगह नहीं होती है। तो ब्लैक कलर सिंबलाइजेस कि उसमें कोई आदान प्रदान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और वो सिर्फ उसको सिंबलाइज करने का अर्थ ये है, इसको सिंबलाइज करने का ये तात्पर्य है यहाँ कि ह्यूमन अफेयर्स, अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड ब्लैक साइड ऑफ द लाइफ को कैसे सेटल डाउन करना है, कैसे उसको टुवर्ड्स दी ब्राइटर साइड लेकर के आना है, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करना है, इनको रिजॉल्व करने के लिए ये ब्लैक कलर ऑफ द गाउन जो कि जजेस द्वारा पहना जाता है मस्ट है। प्लस इसमें इसका और डिटेल में हम आगे जब आपको और चैप्टर कराएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि जजेस शुड सर्च द ट्रूथ विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि बिना सत्य को जाने अगर आपने निर्णय दिया है तो आपके निर्णय में बहुत बड़ा पतन है, कहीं ना कहीं मिसकैरेज होएगा और किसी बेगुनाह को ज़रूर सज़ा मिलेगी। इसलिए जस्टिस शुड ऑलवेज सर्च द ट्रूथ, जजेस शुड ऑलवेज सीक व्हाट इज़ right and what is towards the right path of righteousness. Judges should go with their duties, which is very true, क्योंकि judges अगर उनकी ड्यूटी है कि वो उसको अपने पद को जब ग्रहण कर रहे हैं तो वो जब दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। तो जो उनकी बेसिक ड्यूटीज़ हैं उन असाइन करी गई हैं, या जो एक उनको इंटरनली असाइंड है कि ये ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो उनको फॉलो करें। जुडिशियल नॉर्म्स एंड डेकोरम टू बी मेंटेन बाय द जजेस, जो जजेस के नॉर्म्स या डेकोरम है उसको मेंटेन करके रखें और एक अपने पद की गरिमा को बना करके चलें, क्योंकि पद की गरिमा जब बनेगी तो उसी से समाज को एक ऐसी इमेज नज़र आएगी जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा। तो उनके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, डेकोरम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थितियों के हाथों वो मजबूर होकर के सही को गलत और गलत को सही अनाउंस करें। ये गलत हो सकता है, गलत होता है। तो नॉर्म्स एंड डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। जुडिशियल सिविलिटी मतलब उनमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, उनमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो कोई हार्श या डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी ऐसे रिमार्क्स जिनमें कि नैतिक पतनता दिखे, या ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि अब्यूज़िव हो, गालियाँ हो या अध्यमता हो, इस तरह की चीज़ें अपने लोअर कोर्ट जजेस के साथ या अपने एडवोकेट्स के साथ में, फेलो कलीग्स के साथ में ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक जो सिविलाइज्ड होने का जो वो हमारे समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, जुडिशरी बॉडी न्यायिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रही है, और न्यायिक व्यवस्था से देश की प्रगति का पता पड़ता है। वो ही अगर अनसिविलाइज्ड होएगी तो हम उस देश को किस तरह से आंकेंगे। इसलिए वो एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी होनी चाहिए, जुडिशियल कम्युनिटी एक जुडिशियल सिविलिटी को मेंटेन करनी चाहिए, सिविलाइज्ड होनी चाहिए। फिर है इंटीग्रिटी एंड करेज ऑफ बेंच। तो इंटीग्रिटी एंड करेज यानी कि आत्मिक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आत्मिक इंटीग्रिटी, क्योंकि सीट ऑफ जज इज़ सीट ऑफ गॉड। तो जहाँ
गॉड की जो जहाँ हमने भगवान को जगह दी है वहीं हमने जज को जगह दी है। तो ये जज की जो जगह है ये हमेशा अपना स्थान बनाए रखनी चाहिए कि इंटीग्रिटी का अर्थ यहाँ पर इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं गलत रास्ते पे चलने के लिए, करप्शन के लिए, आपको एक्सप्लॉइट होने के लिए, जिसका कि किसी को पता नहीं पड़ेगा, और उस वक्त भी अगर आपने अपने आप को इंटीग्रेटेड रखा है तो आपसे अच्छा निर्णय देने वाला कोई न्यायाधीश या न्यायाधिपति हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इंटीग्रिटी को मेजर ही तब किया जाता है जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है अपनी ऐसी चीज़ें करने के लिए जो कि आप खुले में नहीं कर सकते हैं, और वो आपको अकेले में करने की अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करा, तो वो अपने आप में बताता है कि आप कितने इंटीग्रेटेड हैं, आप कितने अपने अंदर से मजबूत हैं। तो इंटीग्रिटी ज़रूरी है, करेज ज़रूरी है, सही को सही और गलत को गलत कहने का, ऐसे निर्णय लेने का जिनसे कि आम जनता को फ़ायदा होता है, और जो कि कुछ जो रसूखदार लोग होते हैं या कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको शायद उससे नुकसान हो, लेकिन उनसे डरे बिना आप अगर कोई निर्णय दे रहे हैं तो ये आपका करेज डिपेक्ट करता है। और ऐसा अगर कोई जज होता है जो इंटीग्रेटेड है, करेजियस है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले होती है। तो जजेस टू लिव अ कैलकुलेटिव लाइफ। नेक्स्ट है कि जजेस को अपनी कैलकुलेटिव लाइफ लीड करनी चाहिए, यानी कि जज इज़ अ जज एवरीवेयर। Judge is a judge everywhere, whether in society, whether in public, whether in person or wherever. तो उसको कभी भी अपनी ऐसी डुअल पर्सनैलिटी नहीं शो करनी चाहिए कि आज वो निर्णय तो इतने अच्छे दे रहा है, लेकिन वहीं पे घर पे अगर उसको पूछा जाए तो घर पे उसका इस तरह का मैनेजमेंट है कि शायद कोई किसी को यही डाउट होए कि ये वही व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है जिसने उधर तो इतना रीज़नेबल निर्णय दिया और यहाँ घर पे या पर्सनल लाइफ में इनका ऐसा बिहेवियर है, ये इनका कंडक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या पर्सनल किसी रिलेशंस में जा रहे हैं, वहाँ इतनी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कोई जज, और वहीं पर और वहाँ जब वो उस पद पर है तो इतनी सभ्यता से रह रहा है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए एक ये एम्बिग्विटी छोड़ देता है कि उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको एक कैलकुलेटिव लाइफ लीड करनी है। फिर है कि बार, विच इज़ द सेकेंड व्हील ऑफ द जस्टिस। तो बार इज़ द सेकेंड व्हील ऑफ जस्टिस, बेंच इज़ द फर्स्ट व्हील ऑफ जस्टिस, एंड दे बोथ मेक द व्हील्स ऑफ चैरियट्स ऑफ जस्टिस। एंड बार इज़ द प्लेस where the body of attorneys and counselors or the members of the legal professions collectively and figuratively are असाइन। तो इसको बार कहते हैं, जो कि बॉडी ऑफ अटॉर्नीज़ होती है, काउंसलर्स होती है या एडवोकेट्स होती है, जिसको कि हम डिटेल में आपसे नेक्स्ट मैं जब कुछ टर्म्स लूँगी तब मैं आपको इसके बारे में, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तब मैं आपको बताऊँगी। अभी आप ये मान लीजिए कि ये अटॉर्नीज़ की जो होल बॉडी ऑफ एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उसको बार कहते हैं। एक्ट एंड प्लीड, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के शुरू होने से पहले वर्क ऑफ एक्ट वॉज परफॉर्म बाय सॉलिसिटर्स एंड वर्क ऑफ प्लीड वॉज परफॉर्म बाय बैरिस्टर्स। अब सॉलिसिटर कौन था, बैरिस्टर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, प्लीडर कौन होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। सिर्फ अभी आपको ये जानना ज़रूरी कि एक्ट क्या होती है, प्लीड क्या होती है। तो जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 है, इसके इन्फोर्समेंट से पहले जो वर्क ऑफ एक्ट वॉज डन बाय द सॉलिसिटर्स एंड वर्क ऑफ प्लीडिंग वॉज डन बाय द बैरिस्टर्स। ड्रेस ऑफ एडवोकेट, which again I am going to teach you when we will study in detail about the duties of the advocates, but right now dress of advocate is again splitted into male advocates and female advocates, which will be studied later. सो दिस इज़ बेसिक। आपको खाली 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप अगर इतना लिखेंगे तो ये इतना इनफ होगा, और इन्हीं कुछ टर्म्स में से इनमें से ही मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी, तो तब हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट